और वो 3 वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंटेड हैं कि वो एक ट्रायंगल कंप्लीट कर ले रहे हैं, ट्रायंगल कंप्लीट कर ले रहे हैं। जैसा कि ये एग्जांपल था कि F1 F2 F3 जो है 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और ये 3 फोर्सेस ट्रायंगल को क्लोज कर ले रहा है यहाँ पे। ये लिया था, ये 3 वेक्टर्स हैं। एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ये जो है ये 3 वेक्टर्स हैं और ये ट्रायंगल को क्लोज कर ले रहा है, मतलब तीनों वेक्टर का क्या है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसे यहाँ पे ए बी सी हमने रिप्रेजेंट किया है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। तो कभी भी अगर ट्रायंगल क्लोज हो जाएगा, वेक्टर्स 3 वेक्टर प्रेजेंट हैं और वो ट्रायंगल को क्लोज कर ले रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। 0 क्यों? क्योंकि ये जो दो है ए बी सी का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे ए बी सी, ये 3 वेक्टर्स हैं और ये ट्रायंगल को क्लोज कर ले रहा है, इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ से कि इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड क्लोजिंग साइड। तो ये वेक्टर अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर डी, और ये जो वेक्टर डी होगा, दिस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और वेक्टर डी जो है, वेक्टर डी वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है क्योंकि थर्ड साइड सी से रिप्रेजेंटेड है, तो सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो जो वेक्टर डी है, दिस वेक्टर डी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, माइनस वेक्टर सी। तो डी और सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि इसको ऐड करेंगे तो डी प्लस सी, डी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। 0 या फिर इसको क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर के सेंस में 0 नहीं बोल सकता, तो ये हो जाएगा एक नल वेक्टर। तो यहाँ से कंक्लूजन ये है कि अगर ट्रायंगल वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंटेड हैं और वो ट्रायंगल को क्लोज कर ले रहा है, क्लोज करने का मतलब है कि अगर तीनों वेक्टर्स को हम ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ से अगर ये रिप्रेजेंट करता है एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल आता है और फाइनल जो वेक्टर है वो इनिशियल टेल तक पहुंच जाता है, तो ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन का क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v, जो डायग्राम यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v and these acted upon by 3 forces which are represented by this triangle। ये 3 forces से represented है, ये F1 है, ये F2 है और ये है F3। ये F1 है, ये F2 है, ये F3। then its velocity increases, its velocity increases, velocity decreases, velocity remains same and none of these। तो अगर फोर्सेस 3 फोर्सेस हैं, ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंटेड हैं और उनका वेक्टर समेशन 0 हो जा रहा है, इस ट्रायंगल से हम ये समझेंगे कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किसी भी इस ऑब्जेक्ट पे वो हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा नल वेक्टर। तो नल वेक्टर हो जाएगा, तो अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, एक्सेलेरेशन 0 होगा तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे केवल एप्लीकेशन इतना ही है कि अगर ट्रायंगल से अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्लोज कर लेते हैं आपस में ही, उनको ऐसे अरेंज करते हैं कि इनिशियल टेल और फाइनल हेड कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ऐसे केस में उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड, अब नेक्स्ट वेक्टर्स को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे जिसके कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इसको लिखा हुआ है, इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है
कि यहाँ पे गिवन है इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी यहाँ पे गिवन है कि ये ए बी जो है वो इक्वल है, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट का मतलब हमें सी फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है, यही दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। सी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला है। तो अब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और अल्फा होता था एंगल, अल्फा का फॉर्मूला भी याद करोगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा और सी को रिप्रेजेंट कर देगा ये। अब इसके बाद अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं कि दो वेक्टर्स अगर 0 डिग्री पे हैं, दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हैं, अगर 90 डिग्री पे हैं, 120 डिग्री पे हैं और 180 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमें इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए। कि दो वेक्टर्स अगर 0 डिग्री पे हैं तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये देखा था 0 डिग्री पे मैक्सिमम आता है, a प्लस बी आता है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मान लेते 60 डिग्री वाला हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60 डिग्री वाला कैलकुलेशन भी किया था 10 न्यूटन लेके। 60 डिग्री वाला कैलकुलेशन भी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कुछ तो सोच रहे होंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, ये है 1/2, तो ये होगी 1/2, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 इंटू a√3, आंसर हो जाएगा a√3। तो अगर 60 डिग्री पे इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा √3a। 90 डिग्री पे हैं, 90 यहाँ पे cos 90 पुट करेंगे, cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा √2a। 90 डिग्री पे हैं इक्वल वेक्टर्स, √2a। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम समझ सकते हैं कि 90 डिग्री पे अगर होंगे तो ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a। रिजल्टेंट का एंगल पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा है कि अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो यहाँ पे तो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो जो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री अगर है तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो है वो 30 डिग्री पे इसके अलोंग होगा। यहाँ पे 90 का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 45, तो जो रिजल्टेंट है वो 45 पे होगा। 120 डिग्री पे 120 डिग्री के लिए भी एक क्वेश्चन दिया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसी वेक्टर के बराबर है, तो 120 के लिए क्विकली अगर हम लिख लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और cos 120 की डिग्री की वैल्यू बताई थी -1/2, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -a स्क्वायर होगा, ये -a स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा a स्क्वायर से और रिजल्टेंट आ जाएगा a। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ सकते हैं, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड का ही होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग 120 का हाफ 60 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे हैं तो 180 डिग्री पे दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है यहाँ पे, इसमें देखा था कि मिनिमम मिलता है, तो ये मिनिमम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, बोलेंगे नल वेक्टर मिला। नल वेक्टर में रिजल्टेंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये चार जो है छोटे छोटे 4-5 पॉइंट कि 0 पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम, 60 पे √3, 90 पे √2 और 120 पे 1 या a ही मिलेगा हमें, इसको याद रखना है। क्योंकि आगे अगर देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट 120, उनका एंगल 120 है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स। तो ऐसे केस में इस रिजल्ट को याद करके, और आगे भी कई सारे ग्रेविटेशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का जो कंपोनेंट है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स।
हमने लॉज ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन वाली चीज को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि अभी तब तक हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेना सीखा नहीं था। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही जो है ये मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल, जिसका हर चैप्टर में तुम्हें एप्लीकेशन मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करना है, सोचना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनके बीच का जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, इफेक्ट, कि किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उनको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व का मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑडिबल है ना बस? रेक्टेंगुलर यस सर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब कंपोनेंट्स का बेसिक मीनिंग क्या है? कंपोनेंट्स जैसे तुम सिंपल लैंग्वेज में सोचो कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज, जैसे मान लो कि कोई कार है, तो कार के कंपोनेंट्स क्या है? स्टीयरिंग है, उसका व्हील है, इंजन है, बॉडी है, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो किसी वेक्टर को, जैसे ये हमने लिखा था ट्रायंगल लॉ में, ऐसे सोचो कि ये एक ट्रायंगल मान लिया कि ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं और इसका रिजल्टेंट है सी। तो हम ट्रायंगल लॉ से क्या लिखते हैं? वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए बी का रिजल्टेंट है सी, रिजल्टेंट है सी, या सी के कंपोनेंट्स हैं ए बी, क्योंकि सी जो है इसी से बना हुआ है ना, सी के कंपोनेंट्स हैं ए बी। अब ये क्या ए बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है? नहीं है। तो ये जो यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा भी कंपोनेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अब अगर पूछेगा कि वो कैसे फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ, तो वो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला बस बता रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हें कंपोनेंट का मतलब क्या समझना है, कि जैसे यहाँ पे देखा ए बी हम देख रहे थे, तो ए बी का रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, रिजल्टेंट है सी। और सी को अगर देखेंगे तो सी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी इज द कंपोनेंट ऑफ, सी के जो कंपोनेंट्स हैं वो है ए एंड बी। तो ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ सी, और सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए किसी वेक्टर को हम पहले ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई कंपोनेंट है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब अगर एक्स वाई प्लेन में हम देखेंगे तो मान लिया कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट मान लिया इसका है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसके जो लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी। तो जो वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से देखो कि अगर मान लो हमें बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो हमें एक्स डिस्टेंस जानी पड़ेगी, एक्स के लॉन्ग ऐसे जा रहे हैं, और फिर वाई के लॉन्ग ऐसे जा रहे हैं। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इसमें अगर हम वेक्टर लॉ से, ट्रायंगल लॉ से अप्लाई करें, ट्रायंगल लॉ से ये लिख सकते हैं कि जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ट्रायंगल लॉ से, कि टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल हुए, तो मतलब क्या हो गया कि आर के ये दो कंपोनेंट्स हैं, ओ ए एंड ए बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर, और ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब एक्स के लॉन्ग है, दूसरा वाई के लॉन्ग है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वही ट्रायंगल लेंगे, जैसे इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिख लेंगे और कॉस थीटा लिखेंगे। तो अगर कॉस थीटा लिखते हैं
तो cos थीटा मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है कोऑर्डिनेट इसका x है, तो इसका जो है कंपोनेंट x, ये लेंथ जो है x के बराबर है। तो cos थीटा मान लिया कि इसके कंपोनेंट को हमने डिनोट किया rx से, मतलब ये r वेक्टर का x कंपोनेंट है और ये है r वेक्टर का y कंपोनेंट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ है। लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? cos थीटा ले लिया, cos थीटा इज इक्वल टू rx डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ r, तो यहाँ से rx की वैल्यू आ जाएगी rx इज इक्वल टू r cos थीटा। y के लिए sin थीटा ले लेंगे, sin थीटा लेंगे तो यहाँ से ry आ जाएगा ry sin थीटा। तो rx की वैल्यू हो गई r cos थीटा विच इज x कंपोनेंट, ry क्या है? ry जो है वो है y कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब कंपोनेंट्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर OA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है r cos थीटा, डायरेक्शन क्या है? अब देखो डायरेक्शन के लिए जो यूज है वो डायरेक्शन है यहाँ पे आई कैप बताया था क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या एप्लीकेशन होता है? यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन होता है टू डिनोट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे OA को लिख लिया r cos थीटा आई कैप। OB AB वेक्टर जो है, AB वेक्टर जो है y के लॉन्ग है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका? r sin थीटा मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है? j कैप की डायरेक्शन है। तो ये दो वेक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे हम वेक्टर r लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस AB, ये हो जाएगा r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। सर एक बार तो ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब क्या है कि कंपोनेंट एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया, उस वेक्टर को जो है उस वेक्टर को हमने लिख लिया ऐसे दो वेक्टर के फॉर्म में, आर एक्स और आर वाई। आर एक्स आर वाई क्या है? एक्स के लॉन्ग है एक वेक्टर और वाई के लॉन्ग है एक वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये ज्योमेट्री थोड़ा सा अप्लाई, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया तो इसकी लेंथ आ गई आर कॉस थीटा, इसकी लेंथ आ गई आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये जो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स हैं उनको कैसे लिख सकते हैं? दिस कंपोनेंट्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप और ये हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। तो अब ये हमारा कंप्लीट वेक्टर हो गया। ये वेक्टर किस फॉर्म में है? कंपोनेंट के फॉर्म में है। ये कंपोनेंट्स हो गए आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। सर RX और RY कैसे आया थोड़ा बता दीजिए ना। आर एक्स आर वाई जो है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा लिया। ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा? आर एक्स इसका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो ये आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली इसमें साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर वाई, साइन थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर। तो यहाँ से आर वाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर साइन थीटा। तो अगर ओ बी की लेंथ आर है तो जो उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर साइन थीटा। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? तो मैं इतना समझना है सिर्फ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे फाइंड किया, उसका क्या मीनिंग है। और सर अगर ओए वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सर सिर्फ लिखेंगे आर कॉस थीटा, हाँ वो वो आई कैप लेने की जरूरत। हाँ आई ओके कैप तो सर, डायरेक्शन बता रहा है ना। डायरेक्शन बता रहा है। और सर अगर मीन्स वो सर अगर न्यूटन हुआ तो न्यूटन लिखना जरूरी है या नहीं? हाँ कंपोनेंट जब पूछेगा तो मैग्नीट्यूड को। न्यूटन, हाँ न्यूटन लिखना जरूरी है। ओके सर, ओके सर। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछने पर भी लिखना जरूरी है न्यूटन? हाँ मीन्स अगर मैग्नीट्यूड, पूछेगा आर को। हाँ व्हाट ओके इज सर, द कोई फोर्स गिवन है 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का क्या एक्स कंपोनेंट क्या है, तो कुछ लिखोगे 10 cos थीटा न्यूटन, क्योंकि वो पता होना चाहिए सर, ना फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी सर। तो वेलोसिटी लिखेंगे। ओके। ठीक है, अगर अगर सर दिया होगा कि आर बार है और बॉक्स में सर रखा है तो आर कॉस थीटा, अगर न्यूटन है तो न्यूटन, आई को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं आई को लिखने की जरूरत नहीं है, आई को ओके लिखने की। सर। ठीक है, तो
तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, इसको x और y के कंपोनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब दूसरा कंक्लूजन है, ये हमने कंपोनेंट के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसी इक्वेशन का दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ बस, तो हो जाएगा ये। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में r देखोगे तो r इज इक्वल टू व्हाट, जो ए बी स्क्वायर है, r जो है ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि दिस r स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, या r ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ये ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर है क्या, ओ ए इज द x कॉम्पोनेंट, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है और उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ। तो ये था कि अगर वेक्टर गिवन है तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते थे, अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो वेक्टर की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे। डायरेक्शन का मतलब हमें क्या बताना होता है, डायरेक्शन का मतलब एंगल बताना होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या एंगल लिख पाओगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, tan थीटा ही लिखते हैं, जनरल कन्वेंशन है। किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर cos थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर tan थीटा ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन है, सब लोग वही लिखते हैं, तो लोग उसी से फेमिलियर हैं। cos थीटा sin थीटा जो चाहो वो लिख सकते हो। तो tan थीटा उस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से याद करोगे, तो ये था वेक्टर r, ये था वेक्टर थीटा, ये है आर वाई, ये है आर एक्स। तो इसमें tan थीटा हो जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और एंगल, जैसे जो बोलते थे कि ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मेट है कि वेक्टर की लेंथ क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो वेक्टर गिवन है तो वहां से कंपोनेंट में लिख सकते हैं, कंपोनेंट गिवन है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, टू वे प्रोसेस है और दोनों आना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल ये है कि एक वेक्टर गिवन है, यहाँ से ये वेक्टर गिवन है, सपोज कि कोई वेक्टर गिवन है, आज टाइम कुछ, ये वेक्टर गिवन है कि दिस वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा गिवन है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r हो जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाई 3। और अगर एंगल की वैल्यू याद रहेगी तो ये जो tan थीटा 4 बाई 3 होता है, ये 4 बाई 3 53 डिग्री होता है। 37 और 53 डिग्री वाला एंगल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर ऐसे ही गिवन है कि जैसे मान लो मैंने दे दिया कि ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर मान लो 10 न्यूटन का है और ये है एंगल दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है। तो फाइंड इट्स x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो तुम क्या याद रखोगे कि जिस लाइन के साथ एंगल गिवन होगा, अब ये चीज नहीं है कि x कंपोनेंट
जिस लाइन के साथ एंगल होगा गिवन वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री। और उसके अपोजिट वाला जो है वो हो जाएगा sin थीटा, मतलब 10 sin 30 डिग्री। तो अब अगर हम इस वेक्टर को लिखेंगे, सपोज कि ये वेक्टर कुछ a है, तो दिस a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 30 डिग्री जे कैप। ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म। अब cos और sin की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो √3/2, ये cos 30 इज इक्वल टू √3/2, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो ये हमने इस वेक्टर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, cos थीटा sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा, एंगल देखेंगे रिजॉल्व कर देंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी छोटा सा एग्जांपल है। अब जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, यही 10 न्यूटन का ही फोर्स है, और ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, और ये एंगल अभी गिवन है 30 डिग्री। हमारे पास ये एंगल नहीं है, तो ये एंगल नहीं है तो या तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 60 डिग्री, या तो फिर से हम वही लॉजिक अप्लाई कर देंगे कि जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, जिसके साथ एंगल गिवन है, वो वाला कंपोनेंट जो है वो cos वाला हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। कुछ लोग टेंशन में होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, पर तुम्हें ऐसे याद रख लेना है कि जिस लाइन के साथ एंगल गिवन होगा वो हो जाएगा, वो वाला कंपोनेंट आएगा कॉस। कैसे पता चला, इस ट्रायंगल में हम एक्स और वाई एज्यूम करके साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग जो प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, 10 cos 30 डिग्री, और एक्स वाला ये है। तो अगर ये वेक्टर हम लिखना चाहें तो इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट क्या है जो एक्स के अलोंग है, वो हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री, किस डायरेक्शन में है, आई कैप के अलोंग है, प्लस 10 cos 30 डिग्री किसके लॉन्ग है, ये जो है जे कैप के लॉन्ग है। तो ये ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। आई बात ये समझ में? सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। क्या क्या? नेट चला गया था, कनेक्शन चला गया था सर, कनेक्शन चला गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन भाई? ये जैसे एंगल अगर गिवन है, एंगल हमें किसी और के साथ गिवन है, अब जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स तो हमने फाइंड कर लिया, कंपोनेंट्स फाइंड करके देखा कि अगर थीटा गिवन है तो cos थीटा sin थीटा होगा। अब cos थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा। तो ये 10 का है इसका मैग्नीट्यूड, तो 10 cos 30 डिग्री हो जाएगा कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग। ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है, और ये लाइन कितना हो जाएगा, 10 sin 30 डिग्री। तो ये लाइन किसके लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, 10 sin थीटा आई कैप और 10 cos थीटा जे कैप। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 आई कैप 5√3 जे कैप। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सर मतलब उसका एक वैल्यू होगा 5 और एक वैल्यू होगा 5√3। हाँ, एक वैल्यू होगा 5 और 5√3, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल किसके साथ एंगल गिवन है। यस सर। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक और कंपोनेंट लेके दिखाता हूँ, एक और कंपोनेंट। एंगल तो किसी के साथ भी गिवन हो सकता है। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वेक्टर अभी ऐसे है, वेक्टर ऐसे है, और ये गिवन है 30 डिग्री। तो हम अब ये सब पॉजिटिव के साथ एंगल नहीं देखेंगे। अभी क्या है कि अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, इस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये मान लो मैग्नीट्यूड 10 है,
ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, जिसके साथ भी है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 10 sin 30 डिग्री। तो ये है x कंपोनेंट, x एक्सिस पे जो कंपोनेंट आ रहा है, x के अलोंग जो कंपोनेंट x एक्सिस x कंपोनेंट, और ये है y कंपोनेंट। अब हमें वेक्टर लिखना है, दिस वेक्टर a, x कंपोनेंट इज व्हाट, x कंपोनेंट इज 10 sin 30 डिग्री। अब ये किस डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव x के अलोंग है, नेगेटिव x। तो नेगेटिव x की कौन सी यूनिट वेक्टर होती है, माइनस आई कैप, प्लस ये कौन सा है 10 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। ये किसके लॉन्ग है, माइनस जे कैप के लॉन्ग। तो अब क्या एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, -5 आई कैप -5√3 जे कैप। मतलब ऐसा वेक्टर अगर लिखा हुआ है, ऐसा वेक्टर दिया, तो वहां से हम समझ गए कि ठीक है, इसका तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव की तरफ है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव की तरफ है। या फिर ऐसा वेक्टर गिवन है, तो ये कंपोनेंट्स को देख के हम समझ जाएंगे कि ओहो x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ एंगल गिवन है, अभी हमने एक लेके देख लिया, एंगल गिवन था थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कैसे फाइंड किया, क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है एंगल, वो सब देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें कंपोनेंट में जनरल कोई भी वेक्टर दिया होगा, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए हम एंगल चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड चाहिए, और कॉस थीटा साइन थीटा में रिजॉल्व कर लेंगे। जिस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है वो कॉस थीटा, जिस लाइन के उसके अपोजिट वाला हो जाएगा साइन थीटा। और पॉजिटिव आई कैप है या नेगेटिव आई कैप है, ये देख के इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये था कंपोनेंट में रिजोल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है नोट्स में, नोट्स वाले ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक बार समझ के सॉल्व करोगे। ये फोर वेक्टर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 1 वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3, और ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, उसी नोट्स में है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है कि इसको एक बार सॉल्व करके देखोगे। ये 4 वेक्टर ज्योमेट्रिकली मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इनका कंपोनेंट फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो आज इतना ही कवर करेंगे हम लोग। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो ये चारों क्वेश्चंस जो हैं, ये चारों एग्जाम्पल थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करोगे। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक्स कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आई कैप जे कैप कैसे लिखेंगे, ये चारों को। और जो नेक्स्ट जो नोट्स है वो मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है, जो नोट्स है उसको ग्रुप पे सेंड कर एक्सक्यूज दिया मी है। सर। हाँ बता। सर ये सर इस चैप्टर में सर फेमिलियरिटी सर कैसे लाए, मीन्स प्रैक्टिस करके? हाँ, इस चैप्टर के जो पॉइंट्स जो मैं नोट्स में बता रहा हूँ उतना, और उसके ऊपर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके सर, क्योंकि ये मैथमेटिकल ओके टूल्स हैं, सर। ये चीज़ें बार बार तुम्हें हर चैप्टर में यूज होंगी, जैसे इसके बाद ही कंपोनेंट सर वाली चीज़ें और यूज होंगी, तो